हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमी। और हमारा शेड्यूल जो है वो कुछ इस तरह है इस वीक का। तो सुबह आप 10:15 बजे करंट अफेयर्स देखते हैं, उसके बाद आप डेली करंट अफेयर इशू देखते हैं मेन से रिलेटेड, फिर आप डेली 10 MCQs करते हैं जो सीरीज हम अभी कर रहे हैं, और ऐसे ही आप वन लाइनर पंजाब जीके के जो है वो वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं। तो ये सारा आपका शेड्यूल है, आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। फर्स्ट आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम बहुत बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपका मेजरली करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए और उसके लिए ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट आपका है हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, JM कीन्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो हैं इनमें से जो भी इसका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। उन्होंने आपकी एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है, वो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इकोनॉमिक्स हमें पता है दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं हम, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो आपका प्राइजेस से रिलेटेड, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड इशू है। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो हम पूरी कंट्री का या फिर एक मैक्रो लेवल पे मेजर करते हैं, जैसे आपकी GDP हो गई, आपकी इन्फ्लेशन हो गई, आपका जो है हम GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर करते हैं। तो ये सारा हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एडम स्मिथ जो है उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंड किया था। इन वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। आप लोगों को बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में। तो पहला है, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट जो 100% कैपिटलिस्ट है और 100% सोशलिस्ट है। सेकेंड है, इंडिया स्टार्टेड इट्स मार्च टूवर्ड्स कैपिटलिज्म सिंस 1991। थर्ड स्टेटमेंट इज, इंडिया वॉज अ सोशलिस्ट कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, आपको गिवन है यहाँ पे कोड, तो आप वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कहा है कि 100% अब कोई भी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मतलब पता होना चाहिए। तो आपको पता है कैपिटलिस्ट का एग्जांपल आपका क्या था, पहले US से, जहाँ पे पूरी मार्केट इकोनॉमी थी आपकी और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस था। और ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका क्या था, फॉर्मर USSR, ठीक है। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी अगर हम देखते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी, तो उसका एग्जांपल था फॉर्मर चाइना, जो 1985 से पहले आपका चाइना था। तो इन पे क्या डिफरेंस है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है क्योंकि अब सारी जो इकोनॉमीज हैं वो मोर और लेस आपका क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमीज है। कोई भी आपकी प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी अब नहीं है। सेकेंड आपकी है, इंडिया ने कैपिटलिज्म की तरफ अपनी मार्च स्टार्ट की थी 1991 में, बिल्कुल सही है, जब हमारा LPG रिफॉर्म्स हुआ था। ये नहीं कि इंडिया कैपिटलिस्ट बन गई उसके बाद, रही वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, आपका बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे होता है, कभी स्टेट का शेयर ज़्यादा होता है, कभी आपका मार्केट का शेयर ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही इंडिया में पहले स्टेट का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स थी, आपने देखा, तो स्टेट का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा था इकोनॉमी पे। 1991 के बाद क्या हुआ, आपका मार्केट फोर्सेस को भी थोड़ा मौका दिया गया थ्रू LPG रिफॉर्म्स आपके जो हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आपका है, इंडिया वॉज अ सोशलिस्ट कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल भी नहीं, सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या है, आपका गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल है, बट ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट के हाथ में मैक्सिमम कंट्रोल था, बट इसलिए क्योंकि इतना प्राइवेट सेक्टर या मार्केट इंडिया की डेवलप्ड नहीं थी। और जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी इंडिया ने अडॉप्ट किया था वो मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी ही था, कि जहाँ गवर्नमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट कंट्रोल की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है, वहाँ गवर्नमेंट करेगी, और अदरवाइज आपका जहाँ मार्केट आपकी ग्रो कर रही है वहाँ पे मार्केट को मौका दिया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है, आपसे फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स है आपकी 3 ओनली, आपका आंसर है C। तो यही हमने देखा, यहाँ पे आपका मिक्स्ड इकोनॉमी थी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड।
तो आपको पता होगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड अब हम मेजर करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आपने ये टर्म पढ़ी होगी या फिर जहां भी न्यूज में हम देखते हैं तो अब जीडीपी की जगह यही यूज होता है। तो देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवीए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीएसओ इन द ईयर 2013। सेकंड है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज। बेसिकली फॉर्मूला है आपका जीवीए का। थर्ड आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ जीवीए फॉलोज फ्रॉम यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, एसएनए भी कहते हैं जिसको, इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 एंड रिवाइज्ड इन 2008। तो ये सारी स्टेटमेंट आपकी जीवीए से रिलेटेड है, तो जरूर मार्क कीजिए, कोड आपके यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो जीवीए का कॉन्सेप्ट जो है ये आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? उससे पहले तो हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे। तो ये क्या है और कब इंट्रोड्यूस किया था आपका? 2015 में, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड आपकी बिल्कुल सही है, जीवीए एट मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, इसको आप नेट प्रोडक्ट टैक्सेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें से सब्सिडीज माइनस होती है तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आ जाता है। तो प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपका एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। जैसे मैं ये पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो इसमें आपका एक्साइज टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा, तो इस तरह के जो टैक्स होते हैं उनको प्रोडक्ट टैक्स कहते हैं। और प्रोडक्शन टैक्स आपके वो होते हैं जो आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, मैं एक प्रोड्यूस करूँ पेन या 10 प्रोड्यूस करूँ मुझे उतना ही लगेगा। जैसे आपकी स्टैंप ड्यूटी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, लैंड रेवेन्यू होगा, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। और यहाँ पे आपका है प्रोडक्ट टैक्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपसे ट्रू पूछा था तो आपकी कौन सी करेक्ट है? 2 and 3, योर आंसर इज बी। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है जनवरी 2015 में आपका क्या है इंट्रोड्यूस हुआ था ये सिस्टम, तो यही वहां पे एरर था, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इन टेक्निकल सेंस द नेशनल इनकम इज, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स किए हैं तो आप इजीली इसको आंसर कर देंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से नेशनल इनकम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ से हम इन्हीं फॉर्मूलाज से, आपके जीडीपी के फॉर्मूला से ये सब डिड्यूस होता है। कैसे? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जीडीपी से तो आपका एनडीपी आ जाता है, फिर जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपका एनएनपी आ जाता है। अब मार्केट कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, आई होप आपको ये कंसेप्ट पता हो। अब नेशनल इनकम इसमें से क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं हम नेशनल इनकम। तो यहाँ पे जीएनपी आपको गिवन है। जीएनपी का फॉर्मूला क्या है? जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो इंडिया की विद इन बाउंड्री आपके प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हो, हम उसी को काउंट करते हैं। पर जीएनपी में हम जो नेशनल्स हैं इंडिया के, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज या इंडिया के बाहर, फॉर एग्जांपल यूएस में, वेस्ट एशिया में, चाइना, रशिया, तो वहां से वो क्या करते हैं, वो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं अपनी कंट्री को, इंडिया को, तो वो भी हम जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। तो जीएनपी में आपका जीडीपी तो होता ही है, प्लस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो इनकम आई है वो भी आपका जीएनपी में काउंट होता है। अब अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? वियर एंड टियर। तो अब जीडीपी में भी हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में आपकी मशीनरीज यूज होती है, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगता है या वो वियर एंड टियर खराब होती रहती है, तो उसको हम लेते हैं डेप्रिसिएशन के अंडर कि उसकी वैल्यू जो है वो विद टाइम कम होती जा रही है, तो ये हम माइनस कर देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। तो जब भी आप नेट देखें तो नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जेएम कीन्स, जेके गैल्ब्रेथ, हैंसन या फिर मिल्टन फ्राइडमैन। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है और इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने ये दिया था 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जबकि यूएस आपका ग्रेट डिप्रेशन 1930-1929 का ग्रेट डिप्रेशन आपको पता ही होगा, उससे जूझ रहा था, तो यूएस उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आपकी फेल हो गई थी। तो अब उसको कैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को कम करें, कैसे इन्फ्लेशन कम करें, कैसे कंट्री को फिर से ग्रोथ के पाथ पे लेके आए, ये सब आपका इस बुक में कहा था जेएम कीन्स ने।
तो इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देख रहे हैं, ये आपका जेएम जॉन मैनार्ड कीन्स को एट्रीब्यूट करते हैं। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया है कि कैसे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, कैसे मनी, इंटरेस्ट रेट, कैसे जीडीपी एक नेशन की, जो आपके मैक्रो टॉपिक्स है वो हम लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आपका है अंडर जीडीआई द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज मेजर्ड बाय, आपके स्टेटमेंट्स है फीमेल एंड मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकेंड है फीमेल एंड मेल माल न्यूट्रिशन, थर्ड है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आपको करेक्ट कोड बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जीडीआई अगर आपने देखा हो तो ये इसका कॉन्सेप्ट में क्या क्या मेजर यूज होते हैं, जैसे हमारा एचडीआई है वैसे ही हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई मेजर करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या हम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका D1 ओनली। तो अब जीडीआई क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन पब्लिश करता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, यूएनडीपी पब्लिश करता है। अब जीडीआई क्या करता है आपका, सेक्स डिसग्रेडेड एचडीआई, मतलब एचडीआई है बट इसमें आपके मेल फीमेल का अलग से कैलकुलेट किया जाता है सब कुछ। और रेशो क्या है, ये मेल टू द फीमेल एचडीआई, ठीक है, इसको कहते हैं आपका जीडीआई। अब यहाँ पे क्या है, ये इनइक्वालिटीज मेजर करता है, जो जेंडर बेसिस पे हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। और किन पैरामीटर्स पे करता है, हेल्थ, एजुकेशन और कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब हेल्थ में क्या है आपका फीमेल एंड मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि आपका क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका एजुकेशन में पूछा जा सकता है, वो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड मीन ईयर फॉर अडल्ट्स एज 25 ईयर्स एंड अबव। और आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या है कि ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है पर कैपिटा, मेल एंड फीमेल की अगर हम कैलकुलेट करें। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, जरूर याद रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ऐसे ही आपको एचडीआई के पैरामीटर्स भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस प्रोपाउंडेड बाय भूटान इन 1972 comprises 4 variables, which of the one of the following is not correct variable। तो यहाँ आपको 4 वेरिएबल दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो गलत है, जो कि आपके भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में काउंट करते हैं। तो वो कौन सा है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। ए है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपने सुना होगा भूटान ने क्या है, जीडीपी की जगह वो अपना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो कैलकुलेट करता है, क्योंकि उनका मानना है कि आपकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन नंबर्स या फिर इनकम ग्रो हो रही है, उसका जरूरी मतलब नहीं है कि आपकी कंट्री भी ग्रो हो रही है, ठीक है, या डेवलपमेंट हो रही है उसकी। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स उन्होंने किए कि ये होना भी जरूरी है। तो इसमें से आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका ए, इसमें ए नहीं है, बाकी तीनों आपके इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपका ए की जगह क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी तीनों आपके करेक्ट थे एकदम। तो ये मेजर करता है आपका भूटान, ये देखने के लिए कि उसकी कंट्री कितनी हैप्पी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, IHDI। तो IHDI क्या है और वो कौन से सन में आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हुई थी, 1990, 1997, 2010 या 2014। तो कमेंट सेक्शन में IHDI क्या है जरूर बताएं, वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका, मैंने जैसे आपको जीडीआई में कहा था कि ये कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आई है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आपकी काफ़ी है, आती रहती है, जब भी आती है एक नया कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस करती है। तो ऐसे ही ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 2010 में। तो इसका आंसर है ये। तो इसका इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो है फुल फॉर्म है। तो यूएनडीपी पब्लिश करता है। अब IHDI क्या मेजर करता है, एवरेज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि एक सोसाइटी में हुई है, वंस इनइक्वालिटी को भी हम अकाउंट में लेते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड है। इनइक्वालिटी को भी हमने जब कंसीडर किया तो क्या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम वो देखते हैं। अब क्या है, अगर आपका लेस देन HDI होगा तो मतलब इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनकम हो। लेकिन अगर परफेक्ट इक्वालिटी होगी आपकी, जो कि आइडियल कंडीशन है, कभी नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो आपका HDI और IHDI है वो इक्वल आएगा, ठीक है। अगर लेस आएगा तो मतलब इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, अगर आपका IHDI HDI की वैल्यू इक्वल है तो मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है। तो ये मेजर करता है आपका IHDI। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स
ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, विमेन्स डिसएडवांटेजेस इन 3 डायमेंशंस। तो दे आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड, तो यहाँ पे अब आपके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के जो 3 डायमेंशंस है वो आपसे जानने की कोशिश की गई है। 2 आपको गिवन है, एक आपको बताना है, एजुकेशन है, माल न्यूट्रिशन, मैटरनल मोर्टेलिटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है अब आपका। इसमें 3 डायमेंशंस कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो किससे मेजर करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी और एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट से। एम्पावरमेंट किससे मेजर करते हैं आप, शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स जो वुमेन के पास है, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कितनी ईच जेंडर ने अचीव की है। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप किससे मेजर करते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की फीमेल्स ने कितना पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आपसे ये, जैसे आपसे यहाँ तीसरा पैरामीटर पूछा है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या मेजर करते हैं ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, या फिर एम्पावरमेंट में क्या मेजर करते हैं, तो पार्लियामेंट सीट्स। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन्स जॉबलेस ग्रोथ सिंड्रोम इन इंडिया। तो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है, ग्रोथ इन सर्विसेज इज नॉट मैच्ड बाय टू कमेंसरेट ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है, देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया। और थर्ड है, लेबर एब्जॉर्प्शन इज लेस इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो आपके ऑप्शंस कोड्स गिवन है। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फर्स्ट स्टेटमेंट से डिस्कस करते हैं। अब आपका जॉबलेस ग्रोथ सिंड्रोम, जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, फर्स्ट में बोला है कि ग्रोथ इन सर्विसेज जो है वो मैच नहीं कर रहा ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेकंड है आपका कि स्किल्ड लेबर लैक है, और थर्ड है आपका लेबर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है। तो ये तीनों ही आपके जॉबलेस ग्रोथ को सजेस्ट करते हैं। आंसर है आपका डी। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, जब आपकी हाई ग्रोथ हो, ठीक है, जीडीपी भी आपकी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी हाई है, तो इसलिए आपका ये जॉबलेस ग्रोथ है। क्योंकि ग्रोथ तो आपकी हो रही है बट आपकी जॉब नहीं जनरेट हो रही, जॉब लेस ग्रोथ जो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल वही इसका मतलब है। तो यहाँ पे 3 डेकेड से इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो यही हुआ था कि आपका 3 से 3.5% जीडीपी बढ़ रही थी, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ रहा था। अब इस पीरियड में एम्प्लॉयमेंट ग्रो की थी, लेकिन 1980 के बाद जो है आपका जीडीपी ग्रो की, पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो रुक गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। तो इस 1980s के बाद इंडिया ने क्या देखा, आपका जॉबलेस ग्रोथ। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे आज के लिए। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।